हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों, ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों, इस क्लास में हम यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए एडिटोरियल को तैयार करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास जो आर्टिकल है, दोस्तों एक तो ये आर्टिकल है जो मैरिज से संबंधित है। देखते हैं क्या आर्टिकल है। और दूसरी तरफ ये आर्टिकल है कि हमारी दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। जरा देख लें किस प्रकार है। तो देखिए, ये बात कर रहे हैं कि देखिए नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव सेफ्टी नेट वो कहते हैं कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए और रिच लोगों के ऊपर हाई टैक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये बात कहाँ शुरू होती है। यह भारत के स्तर पर नहीं होगी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आपने उसके बारे में कई बार सुना होगा। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डेवोस में है, ठीक है दोस्तों, ये मक्का बन चुका है किसका? न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म का। ठीक है दोस्तों, इसमें वो कहते हैं कि ये 1971 में स्टार्ट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूव करना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की स्थिति को इम्प्रूव करना। बट अभी उसने अपना प्लेटफॉर्म का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड लीडर्स के लिए, बिलियनर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए जो कि टॉप ऑफ द बिजनेस पिरामिड में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सीनियर गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस एंड अदर्स जो कि गैदर करते हैं चेंज करने के लिए वर्ल्ड को। वो कहते हैं कि 49th ईयर था जो कि इसका, वो नाउ रीअसेंबल हो गया है एज अ आइस सर्कस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि वो बात कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड की स्थितियों को बदलने के लिए इसका गठन हुआ था वो अब कहीं ना कहीं सर्व कर रहा है वर्ल्ड लीडर, बिलियनर्स जैसे चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, जो कि बिलियनर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको जो सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, जो ग्रिम प्रॉब्लम्स थी, जो कि कॉन्टिन्यू थी, जो कि बढ़ती हुई पॉवर्टी थी, मतलब कि गरीबी बढ़ रही थी एक एपिक सेंटर की तरह। ठीक है दोस्तों, एपिक सेंटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। पॉवर्टी एक जो बढ़ती हुई गरीबी एपिक सेंटर है न्यू वर्ल्ड के ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट ऑक्सफाम रिपोर्ट आती है वो प्रेजेंट करती है, डेवोस पॉइंट करता है कि देखिए 2153 बिलियनर्स हैं जिनकी वेल्थ मोर है देन 4.6 बिलियन पीपल। मतलब दुनिया में जो 4.6 बिलियन लोग हैं उनकी संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति 2153 बिलियनर्स के पास है। वो कहते हैं जो एमर्जेंस है बिलियनर्स का और जो ओलिगैर्क्स, मतलब अमीर लोगों की वो बात करते हैं, जो उनका दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो इमरजेंस हुआ वो कोइंसाइड करता है विद इंक्रीज्ड पॉवर्टी, जिसके साथ पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है अमंग द ऑलरेडी पुअर पीपल। स्पेशली वो बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस की। आगे वो कहते हैं कि रियलिटी मेक्स ऑब्जर्वर क्वेश्चन ऑफ द स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट। आगे वो कहते हैं कि देखिए द अगलीस्ट फेस ऑफ द कैपिटलिज्म तब देखा गया जब 2007 और 8 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया। फर्स्ट यूएसए में और दूसरा यूरोपियन यूनियन में। वो कहते हैं उस समय में अपीयर होता था कि ग्लोबल इकोनॉमी खत्म, गिरने की कगार पर है। वो कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो लक्षण है ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दिखता था इंटेंसिफिकेशन ऑफ एनर्जी यूज में। एनर्जी की बात कहाँ से आई? ऊर्जा चाहे कोयले से हो चाहे पेट्रोल से हो, ऊर्जा एनर्जी का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक लक्षण दिखा, एनर्जी। वो कहते हैं कि देखिए कंसंट्रेशन ऑफ हाई एनर्जी डेंसिटी, वो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज रही। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटजी एक तरह की जो बल्क ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी कंटिन्यू हुई जनरेशन किसके द्वारा? फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पेट्रोल, कोयला, ये कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये रिन्यू नहीं हो सकते, एक बार चले गए तो चले गए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर वो यही बात कर रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से बड़े हैवी स्तर पर जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो डेवलपमेंट वर्ल्ड में वो कहते हैं चाइना का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कैप्चर कर लेना चाहता है जो डेवलप्ड वर्ल्ड और चाइना का ये सेंट्रल ऑब्जेक्ट है कि वो कैप्चर कर लेना चाहता है एनर्जी जनरेशन रिसोर्सेज को जो कि अक्रॉस कॉन्टिनेंट होगा। ठीक है दोस्तों, और पुट देम टू यूज जीडीपी ग्रोथ, उसको पुश जीडीपी ग्रोथ करने के लिए, पुश करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कहते हैं इस प्रोसेस में सस्टेनेबिलिटी बिकम ए कैजुअलिटी। जो सस्टेनेबिलिटी थी, मतलब कि चीज़ों को इस प्रकार यूज़ किया जाए कि सबका फ़ायदा होता रहे।
एनवायरनमेंट का भी नुकसान ना हो, सस्टेनेबिलिटी इज बिकम ए कैजुअलिटी। वो कहते हैं हम एनर्जी को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वो फिजिक्स को लेते हैं। वो फिजिक्स में कहते हैं कि एनर्जी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से एनर्जी है कि वर्क डन जो होता है, दूसरे शब्दों में कह लें जो फोर्स लगाई जाती है जिससे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। वो कहते हैं इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस है ऑफ द वन ग्रेट लॉ ऑफ फिजिक्स, जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं कि जो फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है, बस इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड लॉ कहता है कि वर्क इज डन, जब काम किया जाता है ओनली ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी का कुछ पार्ट कंज्यूम होता है, ठीक है, बाकी सब लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट पार्ट को वो कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है दोस्तों, ये प्रूवन हो चुका है। एंट्रोपी ऑलवेज मैक्सिमाइज, जो एंट्रोपी है, जो मतलब एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, वो एंट्रोपी कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज होती रहती है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। ये तो साइंस की भाषा है, मैं जितना ध्यान देने की जरूरत नहीं इसमें। लेकिन एंड में वो क्या कहते हैं, इसका क्रक्स क्या है कि वो कहते हैं एक्सेस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है वो हद से बाहर हो रहा है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड कौन से है, पश्चिमी देश, यूरोपियन यूनियन, कनाडा जैसे देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया जैसे, यूएसए जैसे देश हो गए, उनके द्वारा जो कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अनकंपनी कर रहा है। क्योंकि जो जो एनर्जी बनाने के लिए जो चीज़ों से एनर्जी जो बन रही है उनसे साथ साथ वेस्ट भी पैदा हो रहा है, और उस वेस्ट को ये डेवलप्ड देश अफ्रीका और एशिया जैसे कई देशों में आके फेंक रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो पुअर होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक्सपोज होते जा रहे हैं हम टॉक्सिक हैजार्डस मटेरियल्स की तरफ, जैसे कि लीक, कैडमियम, आर्सेनिक। आगे वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो कि फिनोमिना बन चुका है अब तक, हैज़ नथिंग टर्न आउट नथिंग अदर देन एक्सप्लोटेशन ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, केवल और केवल एक ही चीज़ है, एक्सप्लोटेशन, शोषण करना डेवलपिंग वर्ल्ड का। मोस्ट कंट्री बिकमिंग ट्रीटेड एज ए सोर्स ऑफ चीप लेबर के रूप में यूज़ किया जाता है क्रिटिकल रॉ मटेरियल को। वो कहते हैं कि मोस्ट ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन द आर्बिट्रेज बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। कहीं ना कहीं वो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, अब देखिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आगे वो कहते हैं कि देखिए जो शोषित, जो कमज़ोर है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे वो कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर चाइना है, वो बहुत ही बुरे तरीके से हमारे पास जो कुछ हद तक रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चे रिसोर्सेज, संसाधन बचे हैं, उनका इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि अगले आने वाले जनरेशन के लिए शायद कुछ बचे ही ना, हो सकता है एनवायरनमेंट को भी ये बर्बाद कर देंगे। जो वो कहते हैं कि देखिए अब जो रेवोल्यूशन आया फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में या फिर हेल्थ केयर में, वो भी कहीं ना, उसकी भी बहुत सारी डार्क साइड है, बहुत बुरी साइड्स हैं हेल्थ केयर में या फिर कम्युनिकेशन में। समझते हैं किस प्रकार से। वो सबसे पहले तो कहते हैं हाई एक्सपेंसेस, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं इनके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लोड द सिस्टम फर्दर इन फेवर ऑफ रिच, ये रिच की तरह भी फेवर सारी चीज़ों का चले जाता है। आगे वो कहते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम आया, कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या था, छोटे में बता देता हूँ। देखिए एक सौदा हुआ, एक समझौता हुआ सभी देशों में क्लाइमेट के तहत, प्राइस क्लाइमेट, इसे यही कुछ निकल के आया। उसके अंदर कहा गया कि एक सर्टिफिकेट टाइप की सिस्टम बनेगा, हर देशों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि आप इतना इतना ही प्रदूषण कर सकते हो, मतलब कार्बन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर किसी देश के पास सर्टिफिकेट बच चुके हैं तो वो दूसरे उस देश को वो बेच सकता है और साथ में उसके बदले पैसे ले सकता है। ठीक है दोस्तों, या फिर कुछ और चीज़ें जो भी समझौते कहते होगी वो उस देश को मिलेंगी, ताकि वो वाला देश जिसको फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट ही मिले हैं कंज्यूम करने को, अगर वो 20 इधर से ले लेता है तो 120 कर सकता है। तो इसने तो 80 किए, टोटल अगर 200 रिलीज हुए तो 200 ही हुए। इस प्रकार का सिस्टम को कहते लाया गया है। आगे वो बात करते हैं कि देखिए अगर हम कहें कि टफ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इशू है, इसका सोल्यूशन ईजिली अवेलेबल नहीं होने वाला है। अगर हम समझने की कोशिश करें नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल को, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अचीवमेंट्स की गई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के द्वारा। स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में आती है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और उनकी अलाइड टेरिटरीज। इसमें वो कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो कि नॉर्डिक कंट्रीज़ की एस्टिमेट करती है 27 मिलियन पीपल पर। ठीक है, नेशंस अमंग द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड,
उनके नेशंस दुनिया के अमीर देशों में आते हैं, जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी अच्छी है, ठीक है दोस्तों। उनके देशों में काफ़ी हद तक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी हैं, एक्सटेंसिव और जेनरस यूनिवर्सल वेलफेयर स्कीम्स है। यूनिवर्सल वेलफेयर स्कीम मतलब सबके लिए, हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन है तो सबके लिए, कंसिडरेशन ऑफ स्टेट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है दोस्तों, वेलफेयर स्टेट। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि नॉर्डिक कंट्रीज आर द हैप्पीएस्ट कंट्री, दुनिया की सबसे खुश कंट्रीज में से आती हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को कहते हैं कि इन सब में आता है करप्शन फ्री गवर्नेंस है, फंडामेंटल राइट्स है जिसके अंतर्गत फ्री एजुकेशन है, फ्री ट्यूशन है, हायर एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट है गुड मेडिकेयर सर्विसेज का, ठीक है दोस्तों। नॉर्डिक कंट्री पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट उनके काफ़ी हाई है। आगे वो कहते हैं कि देखिए होल्डिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल, वो कहते हैं कि जब ये आता है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ तो देयर आर सम न्यू पर्सपेक्टिव, नया पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है कि देखिए जो ट्रेडिशनल बिजनेस अकाउंटिंग थी जिसके अंतर्गत बॉटम लाइन एक लाइन वर्ड आता था, उसका तथ्य था कि देखिए फाइनेंशियल ईयर के कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में प्रॉफिट और लॉस बताए जाते थे, ठीक है दोस्तों, और कंपनीज के प्योर पैरामीटर्स होते थे। फॉलोइंग विगोरियस डिबेट ए न्यू फॉर्मेट हैज एमर्ज हुआ है अंडर विच ए कंपनी परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, ठीक है दोस्तों। न्यू फॉर्मूला निकल के आया है जिसके अंतर्गत 4P के पैरामीटर के अंतर्गत तय किया जाएगा। देखते हैं परफॉर्मेंस को। पहला तो P फॉर प्रॉफिट, सेकंड था P फॉर पीपल, ठीक है दोस्तों। आगे था थर्ड था P फॉर प्लेनेट और उसके बाद था P फॉर पर्पस। इसका मतलब यह है कि कंपनी और इंडिविजुअल को मिलकर डेवलप करना होगा लार्जेस्ट पर्पस बिजनेस एज यूजुअल, ठीक है दोस्तों। दे मस्ट आस्क, उनको पूछना चाहिए व्हाट इज द लार्जेस्ट पर्पस ऑफ कंपनी अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, ठीक है। बिग डाटा को इस्तेमाल करना, टेक्स्ट एनालिटिक्स को इस्तेमाल करना, ठीक है दोस्तों। टर्म्स फॉर ऑल 4Ps एंड कॉर्पोरेट एंटिटी कैन बी दस हेल्ड अकाउंटेबल, कोई शक ही नहीं है। मतलब अगर किसी ने उन P पैरामीटर्स पर जो भी ने हमें बताया है उसको अगर नहीं करता है तो अकाउंटेबल उसको रखा जा सकता है। थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट सा उलझाने से वाला आर्टिकल था, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनके एंड में ये कहना है कि इंश्योर करना चाहिए कि एक भी बच्चा भूखा ना सोए, सबको पॉवर्टी से, गरीबी सबसे दूर कर दी जाए और मेडिकल हेल्प सबको मिले, ये सब चीज़ें पक्की होनी ही चाहिए और शिक्षा भी मिले, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। आर्टिकल थोड़ा मतलब ट्विस्टेड सा था, आजकल ऐसा आर्टिकल बहुत कम ही आता है क्योंकि कहीं पर रोज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने की बात होती है। जब हम चलते हैं आगे, मैरिज स्टोरीज के ऊपर बात हो रही है। केरल के हाई कोर्ट में केस आया है। देखिए उससे पहले अगर हम छोटी सी चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत है। देखिए एक नवतेज जौहर केस आया था जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में वो नवतेज जौहर केस आया था जिसके अंतर्गत सेक्शन 377, इसके ऊपर हमने आर्टिकल भी किया था, सेक्शन 377 को हटा दिया गया था आईपीसी का, ठीक है दोस्तों, जो कि कहता था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिसके अंतर्गत मतलब कि अब देखो कि शादीशुदा ज़िंदगी में कह दिया गया था कि अगर मियाँ बीबी का भी अंदरला मामला होगा, अगर कोई किसी को धोखा देता है, ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है, तो उसके बाद एक और चीज़ भी निकल के आई थी, LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है दोस्तों, इनको भी इंडिविजुअल राइट्स दे दिए गए थे, सेक्सुअल आइडेंटिटी दी गई थी, लव दे दिया गया था, ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल राइट ही कह दिया गया था आर्टिकल 19, 14 और 21 के तहत, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक नया केस निकल कर आया है, वो केस है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 के अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्या है, लेकिन बात कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि देखिए जो बचा स्पेशल था वो था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो कि अलाउ करता था, फैसिलिटेट करता था, जिसको स्पेशल बनाता था कि वो इंटर रिलीजियस मैरिजेस को अलाउ करते थे। ये एक लेजिस्लेटिव टूल था सोशल चेंज के लिए, रिमूव करने के लिए सभी बैरियर्स को जो कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को एक्सेस करने से रोकते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट्स दी, जो कि हमने बात भी की, एक तो सेक्शन 370 हटा दिया गया था जिसके अंतर्गत से महिलाएं लायबल नहीं रहती थी या फिर डाइवोर्स के लिए वो लागू नहीं कर सकते थे अगर कोई महिला किसी पुरुष से पूछे बिना किसी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते थे। और साथ में दूसरी तरफ जो LGBTQ कम्युनिटी थी उनके भी फेवर में उन्होंने जजमेंट्स दी। डिस्क्रिमिनेट नहीं यहाँ पे ये आया कि पटिशन फाइल किया गया केरला हाईकोर्ट में एक मेल जोड़े के द्वारा, जो कि कहता था कि ये एक चैलेंज की गई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी स्पेशल मैरिज एक्ट की, किस ग्राउंड पर कि वो डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट सेम सेक्स कपल, मेल मेल मैरिज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वो कहा था एट वन लेवल ये कहता है कि देखिए सिंपल और लॉजिकल एक्सटेंशन मांग रहा था जो फंडामेंटल राइट्स
नवतेज जौहर केस के अंतर्गत दे दिए गए थे, ठीक है दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज के लिए। इसके अंतर्गत वो कहते हैं सेक्सुअल आइडेंटिटी, राइट टू प्राइवेसी, नॉन इंटरफेरेंस एंड कंडक्ट ऑफ इट्स पर्सनल अफेयर, इन सबको रेगोनाइज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो लीगल राइट मिलता है मैरिज के अंतर्गत वो और बहुत सारी चीज़ों को हेल्प करता है, इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के तौर पर अगर वो फैमिली की बात करता है तो मैरिज एक किसी व्यक्ति के लिए इंडिया में सिर्फ मैरिज ही नहीं है, वो उससे बढ़कर है। वो कहते हैं कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है केवल लीगल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज मानी जाती है इंडिया में, एस्पिरेशन है, ठीक है, लोगों को जीने का एक मीनिंग देता है, साइंटिफिकेशन देता है, तो और स्पिरिचुअल बॉन्ड देता है, एक तरह का सेक्सुअल इंटीमेसी होती है। तो इन सब चीज़ों पे अब केरल कोर्ट को आगे निकल कर आना होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि केरल कोर्ट के पास यहाँ पे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, एक पोटेंशियल फर्स्ट स्टेप है कि वो एक मेकिंग मैरिज के लिए, ठीक है, मैरिज को एक तरह का वे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना देगा, एक लीगल कॉन्सेप्ट बना देगा जो कि मोर असेसिबल होगा, एगैलिटेरियन होगा, लेस आर्बिट्रेरी होगा और एक्सक्लूजनरी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए अगर हाई कोर्ट केरला का चांस देता है, उसको प्रायोरिटाइज देता है फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स ऑफ द पिटिशनर्स को ओवर द एक्सपेक्ट, मतलब ये एक उनकी एक थ्योरी है हेट्रोनॉर्मेटिव टेंडेंसी के ऊपर, तो ये कहीं तरह का चेंज की तरह देखा जाएगा, इसमें कोई शक तो नहीं है। उनका कहने का मतलब ये डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, एक्सटेंड कर देने चाहिए राइट्स को। तो देखते हो दोस्तों अब क्या होता है। तो इसी के साथ आपका एग्जामपुर के आने के लिए थैंक्स करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमारी एग्जामपुर की ऐप जिसका लिंक नीचे भी दिया गया है, आप डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्सेज है जो सस्ती दरों में दिए जा रहे हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।